Hello everyone, a very warm welcome to all of you at Balaji Education Point. आप PDFs के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं हूं आपकी साइंस टीचर. माय नेम इज़ याशिका टंडन. सो फिजिक्स हम कर रहे थे, ये पार्ट नंबर 3 है जिसमें हम बात करेंगे आगे वाले कॉन्सेप्ट्स के बारे में. बहुत सारी बातें हमने की साउंड के ऊपर, हमने बहुत सारी बातें की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वेव के ऊपर, वेव क्या होती है, कितने टाइप्स की वेव्स होती हैं, साउंड का इफ़ेक्ट क्या होता है और साउंड का स्पीड किस में होता है तेज़. हमने थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस के बारे में भी बात की, राइट. अब हम कुछ और बातें करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो इनको मैं समझाने के लिए जो है पीपीटी का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम जो है बहुत अच्छे तरीके से इनको समझना चाहते हैं तो मुझे कुछ और तरीके यूज़ करने पड़ेंगे, राइट. सो आई विल यूज़ अ सिंपल ब्लैक स्क्रीन टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट सो दैट आपको अच्छे तरीके से समझ में आए. सबसे पहले हम बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में फिज़िक्स के, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन को अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करूं, इसका मतलब होता है कि अगर एक बीम या एक वेव कह लो आप कहीं पर पड़ रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करती है. ठीक है, अभी हम लाइट की रिफ्लेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं साउंड की रिफ्लेक्शन के बारे में. तो अगर आपकी साउंड जो है वो यहाँ पर पड़ा और वो बाउंस बैक होगा, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब क्या होगा कि द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स, राइट, टू अ हार्ड सरफेस आप कह सकते हो. इसको हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है. अब हम इसको कर क्यों रहे हैं, ये चीज़ हमने क्यों समझी. पिछले ही लेसन में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था जिसमें हमने रिवर्बरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो समझा था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपका सिनेमा हॉल्स वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है. अब हम उसके आगे की बात करने वाले हैं. आपने बहुत बार इको के बारे में सुना होगा. जब भी आप कहते हो ना कि वॉइस इको हो रही है, वॉइस इको होने का मतलब क्या है कि जब कोई पर्सन एक एम्प्टी हॉल में बहुत शाउट करता है तो उसको ओरिजिनल जो साउंड होता है ना वो हल्का सा रिफ्लेक्ट बैक करता है, मतलब गूंजती है आवाज़, उसको हम बोलते हैं इको होना, है ना. तो इको का मतलब क्या होता है कि आपकी जो साउंड है वो रिफ्लेक्शन में आ रहा है, रेपिटेशन जो है आपकी होती है, आपको सेंसेशन जो है आपके माइंड में उसकी बनती है कि जो आपकी जो वॉइस है वो हल्की हल्की आपको जो है दोबारा सुनाई दे रही है. तो ये जो आपसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है कि ये जो सेंसेशन बनती है ब्रेन में, राइट, ये जो सेंसेशन बनती है साउंड की, ये प्रसिस्ट कितनी करती है आपके ब्रेन में, कितने सेकंड तक. आपको ये याद रखना है, 0.1 सेकंड तक ये प्रसिस्ट करती है. उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें कि आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि ओरिजिनल साउंड जो आपका होता है और आपको कितनी देर बाद वो इको सुनाई देता है, तो वो यही है, 0.1 सेकेंड लगता है आपका रिफ्लेक्ट बैक होने में साउंड को. ठीक है, अब मिनिमम डिस्टेंस जो होता है आपका सोर्स और ऑब्स्टेकल यानी कि हमारे बीच में और उसमें, वो कितना होना चाहिए इको करने के लिए, 17.2 मीटर का होता है कम से कम, तब जाके जो है आपकी इकोज़ आपको जो है सुनता है. ठीक है, जैसे कि आप बहुत जगह जाएंगे पहाड़ियों में तो वहाँ पर भी वॉइस जो होती है वो काफ़ी इको होती है. अब यहीं पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि हम जो है साउंड की रिफ्लेक्शन का जनरल लाइफ में यूज़ कैसे करते हैं, इसका रियल लाइफ में यूज़ कैसे होता है. सबसे पहले आपने एक रूल देखा है, एक एप्लीकेशन देखी, वो आपने सिनेमा हॉल देखी, राइट. सिनेमा हॉल हो गया या आपके दूसरे हॉल्स हो गए जहाँ पे बहुत सारे प्लेस वगैरह होते हैं, वहाँ पर रिफ्लेक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है. अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो होता है ये बहुत सारे ऐसे वर्किंग डिवाइसेस के लिए भी यूज़ होता है जहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बात कर सकते हो मेगाफोन, राइट. मेगाफोन हो गया, या आप हॉर्न के बारे में बात कर सकते हो, जो आप हॉर्न बजाते हो. ये जो स्पेशल डिवाइस होते हैं ये क्या करते हैं, कोन शेप के डिवाइस होते हैं जो बेसिकली आपकी डायरेक्ट करते हैं किसी भी वॉइस को
ठीक है, पर्सन की जैसे स्पीक आप करना चाहते हो तो वो ऊंची से आपकी आवाज़ जो है वो फैलाते हैं। होता है ना कि आपने माइक में जैसे बोला, एक मेगाफोन पहले जो है रिलीज चलती थी तो उसको यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता था साउंड दूर तक पहुंचता था। कोई पर्सन अगर स्पीक करता था इसमें तो साउंड वेव्स जो होती थी वो बहुत दूर तक जाती थी और उसका रिफ्लेक्शन होता था, एक तरीके से ऐसे साउंड जाता था। तो मेगाफोन जो है वो रिफ्लेक्शन की ही एक तरीके की एप्लीकेशन है जो इसमें यूज़ होती है। एक आपका होता है साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड जो होता है ये भी आपका जो है एक तरीके से क्या होता है कि ये आपका पूरे हॉल में जो है साउंड फैलाता है इवनली। अगर आप डॉक्टर में जाते हो तो डॉक्टर जो है एक स्टेथोस्कोप जो है वो यूज़ करता है, राइट। ये जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ये आपकी हार्ट बीट को सुनने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये हार्ट बीट कैसे सुनता है? इसी से तो सुनता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। सो ये सारे ना आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होते हैं, ठीक है, इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशन है। तो मैंने आपको यहाँ पर सारी एप्लीकेशन के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो जो है ख़त्म नहीं होता। यहाँ पर अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो, इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर इसको इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में फ़र्क है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब आपकी जो साउंड वेव्स होती हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो रिफ्रैक्ट बैक होती हैं। एक मीडियम से दूसरे मीडियम का मतलब पानी से सपोज करो एयर में जा रही हैं या एयर से पानी में, एक मीडियम और दूसरा मीडियम अलग है क्या? तो ये आप रिफ्रैक्शन जब आप लाइट वाला पढ़ोगे चैप्टर उसमें आपका आएगा। तो इसमें जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि इसका एक एग्जांपल सपोज करो कि आपका जो है वार्म डे है काफ़ी, ठीक है। तो जो नियर एयर होती है वहाँ पर आपके ग्राउंड की, वो एक तरीके से बड़ी साउंड वेव जो होती है ना, बड़ी हल्की हल्की जो होती है स्पीड हल्का हल्का साउंड क्रिएट कर रही होती है, राइट। देखा होगा कोल्ड नाइट में भी अगर आप देखोगे तो आपको जो है एक हवा की आवाज़ आ रही होती है ना। तो ये किस वजह से आती है? ये रिफ्लेक्शन की वजह से आती है, राइट। तो ये ना कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे जैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये कॉन्सेप्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने भी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये एग्जाम्स में डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि रेंज ऑफ हियरिंग के ऊपर। दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। रेंज ऑफ हियरिंग, इसका मतलब क्या होता है? देखो, हमारी ह्यूमन बीइंग है ना, इनकी ऑडिबल रेंज है। मतलब बात ये है कि जो हमारी सुनने की क्षमता है ना, वो ऑडिबल जो है कितनी है। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, राइट, इसकी जो यूनिट होता है वो हर्ट्स होता है और हम इसको HZ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी जो ऑडिबल रेंज होती है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्स तक होती है। इसको ऑडिबल रेंज बोलते हैं। और जो आपकी चिल्ड्रंस होते हैं, जो जैसे कि अगर आप चिल्ड्रंस के बारे में बात करते हो, राइट, जो एज ऑफ 5 में होते हैं, ठीक है, जिनकी 5 साल से या 5 साल से छोटे एज के होते हैं, या आप कह लो एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग हो गया, ठीक है, इनकी जो रेंज होती है ना, ये 25,000 से अबव तक सुन सकते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर कई बार इसमें कंफ्यूज करता है, बच्चे गलती करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि ह्यूमन बींग्स की जो रेंज है वो इतनी है। टीचर्स ये तो पढ़ा देते हैं बट उनको ये नहीं बताते कि जब हम 5 साल तक होते हैं तो हमारी जो कानों की रेंज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। हम बहुत देर तक हायर फ्रिक्वेंसी की जो है सुन लेते हैं और इससे कम हम नहीं सुन सकते। 20 फ्रिक्वेंसी, 20 का मतलब क्या है कि एक सेकेंड में 20 फ्रिक्वेंसीज जो है वो क्रिएट हो रही हैं। इससे अगर कम है ना, नहीं सुन पाओगे आप। अब इसी के बेसिस के ऊपर ना जैसे कि जो आपका साउंड होता है इसको कैटेगराइज किया जाता है। किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है? एक होता है इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड, इसका मतलब क्या होता है? कहता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी द साउंड, सुनिएगा ध्यान से, ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्स
उसको हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड, या इसको कई बार इंफ्रासाउंड भी बोल दिया जाता है। ठीक है, जिसकी 20, जो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग जो है इंफ्रासोनिक साउंड जो है वो नहीं सुन सकते, राइट। उसी के बाद आपके जो है, जैसे कि एक साउंड होता है जिसको बोला जाता है अल्ट्रासाउंड, राइट। अब अल्ट्रासाउंड का मतलब क्या होता है? अल्ट्रासाउंड का मतलब होता है जिसकी पिच जो है आपकी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। और ये जो अल्ट्रासाउंड है ये भी ह्यूमन बींग्स के द्वारा नहीं सुनी जाती, ये आपकी डॉग्स वगैरह के द्वारा सुनी जाती है, क्योंकि डॉग्स जो होते हैं ना वो मेजरली 50,000 से हर्ट्ज तक भी ज़्यादा सुन सकते हैं। दैट्स वाई जब आप देखोगे भूकंप वगैरह आता है या ऐसी कुछ ऐसी आपदा होती है, डॉग्स जल्दी सुन लेते हैं। और इवनली अगर हम बैट्स के बारे में बात करते हैं ना, तो बैट्स भी जो होते हैं इनकी जो साउंड कैपेसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। बैट्स हो गया, डॉल्फिन्स हो गया, रैट्स हो गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इवनली अगर आप देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपके जो कान के पर्दे हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो एक मशीन यूज़ होती है, दैट मशीन जो होती है वो आपके माइक्रोफोन यूज़ होता है, जिससे जो है आपकी साउंड वेव्स जो होती हैं आप सुनते हो, राइट। वो क्या करती हैं, वो आपकी ये ऐसी माइक्रोफोन होता है जो आपके इलेक्ट्रिक साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक वेव्स में कन्वर्ट करता है, तो ये एम्पलीफाइड उसके द्वारा की जाती है। दैट्स वाई जो है आप क्लियरली जो है वो सुन पाते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका कॉन्सेप्ट है। अब एग्जामिनर के द्वारा अल्ट्रासाउंड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। यस, इसके एप्लीकेशंस जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं, तो हम अब इसके बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस इनके ऊपर बन सकते हैं, वो सारी बात करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं जो अल्ट्रासाउंड होते हैं। अगर आप देखोगे ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, जैसे अगर आप देखोगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंटरनल ऑर्गन्स को, यस, इंटरनल ऑर्गन्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। जैसे ना बहुत सारे ऐसे मशीन्स बनती हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड का यूज़ होता है, आपने सुना भी होगा। गाल ब्लैडर, ये आपका लीवर में होता है जो बाइल जूस को स्टोर करता है, ठीक है जी। आपका पैनक्रीज एक तरीके का ग्लैंड होता है जो कि इंसुलिन को छोड़ता है, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। ये भी पेपर में गाइस आता है, राइट। आई नो द बायोलॉजी ऑल एज वेल, सो मैं जनरल साइंस की यही टीचर हूँ काफ़ी देर से, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको भी ये सब आ जाएगा, धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते रहिए बस। किडनीज फिल्टर आउट करती है आपके, यू नो, हार्ट, ये सारी चीज़ें इसमें अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है आपका, ठीक है। इवनली आपने देखा होगा कि आपके जो स्टमक होता है उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी भी आपने सुनी होगी एक बार, कि जो है अल्ट्रासाउंड जो है ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी टिश्यूज़ को देखने के लिए जो है देखा जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी जिसमें यूज़ होती है, प्रेगनेंसी के वक्त चेक किया जाता है बेबी कैसा है, राइट। तो इसमें आपका अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है। इवनली आपने देखा होगा कि अल्ट्रासोनिक स्कैनर, एक अल्ट्रासोनिक स्कैनर होता है, राइट। ये जो स्कैनर होता है ना, ये स्कैनर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो बेसिकली यूज़ होता है डिटेक्ट करने के लिए एबनॉर्मल स्टोन्स वगैरह। अगर स्टोन्स वगैरह होते हैं बॉडी में, किडनी वगैरह में, तो उसको चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड के देखो कितने सारे हमारे बायोलॉजी में यूजेज होते हैं। इवनली बायोलॉजी में छोड़िएगा, अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि जनरल लाइफ में कमर्शियल एग्जांपल लेती हूँ, तो आपने सोनार के बारे में सुना होगा। ये सोनार वो नहीं है जी पंजाबी में जो आपका गहने वगैरह बनाता है, नहीं, इसको बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बोलते हैं इनको साउंड नेविगेशन, राइट, एंड रेंजिंग। इसका मतलब क्या होता है? और ये सोनार क्या करता है, आपको जो है एक तरीके से जब आपको अंडर वाटर जो है किसी की जो है सी की डेप्थ जाननी होती है ना, तो जो सोनार है वो यूज़ करता है आपकी इस पर्टिकुलर अल्ट्रासाउंड को। कैसे यूज़ करेगा? जो वेव्स होती हैं बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी की होती हैं और उनको नीचे भेजा जाता है, और जैसे वो बैक आते तो हमें पता लग जाता है कि जो सी की डेप्थ कितनी है,
तो ये यूज़ होता है, ये पूछा जाता है सी की डेप्थ के लिए कौन सा चीज़ जो है वो यूज़ की जाती है। ये भी अल्ट्रासाउंड की बहुत अच्छी एग्जांपल है। इवनली बैट्स जो होते हैं वो रात को, आपको पता है कि बैट्स देख नहीं पाते, तो वो भी अल्ट्रासाउंड ही जो है यूज़ करते हैं, इको यानी कि रिफ्लेक्शन साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये सारी साउंड्स की एप्लीकेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, राइट। उसके बाद हमारे पास जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। ये है तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट, बट इसके ऊपर एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछता है। जैसे नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपको जो साउंड अच्छा नहीं लग रहा है, जो आपके कानों को सही नहीं लग रहा है, उसको हम बोलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन, राइट। अब वहाँ पर बीट्स जो होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था जहाँ पे बीट्स डिस्टर्ब होती हैं उनको हम बोलते हैं कि एक तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन जो है आपका हो रहा है। अब यहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन जो होता है आपकी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर आता है, जैसे लैक ऑफ स्लीप हो गया, एंजाइटी हो गया, आपकी हेयरिंग को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है जी। उसके बाद इसमें एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि ना आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा जिसको बोला जाता है डोपलर इफेक्ट। डोपलर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिएगा कि बहुत दूर से ना कोई चीज़ आ रही होती है तो आपको साउंड सुनाई दे रहा होता है उसका, तो आपको पता लग रहा होता है कि वो आपके करीब आ रही है धीरे धीरे कर, है ना। इसी को हम बोलते हैं डोपलर इफेक्ट, राइट। इसको मैं अभी नहीं करवाऊंगी, इसको मैं किसी और चैप्टर में करवाऊंगी। इसका एक रीज़न है, आपको बाद में पता चलेगा, तो इसको अभी हम यहीं पे क्लोज करते हैं, राइट। उसके बाद हमने इसी चैप्टर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि हमने पहले ही जब हमने वीडियो की थी, उस वीडियो में हमने ये बात की थी कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, राइट। जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं, और आपने एक चीज़ देखी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो हमारे पास जो है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इस तरीके की होती हैं, है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो अब इनको आप अच्छे तरीके से समझिए, फिर उसके बाद ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। आप देख पा रहे हो कि कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हमने एक ही चैप्टर में सीख लिए। देखो, सबसे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती है। बच्चा, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको सारी देखनी है, फिर उसके बाद इस वीडियो को आना है, ठीक है। ये थर्ड वीडियो है, थर्ड वीडियो तब आप देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं ये आपने जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मैग्नेटिक वाला है, तो मैग्नेटिक वाली कौन सी होंगी, जो मैग्नेट से आपकी बनेंगी, राइट। हमने बात की थी, एक हमने की थी, याद करना, कि मैटर वेव्स के बारे में, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। एक हमने की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक हमने की थी मैकेनिकल वेव्स वाली, तो ये मैग्नेटिक वाली वेव्स हैं, ओके। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपकी करेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो अगर आप वेव्स के बारे में बात करते हो, ये वेव्स आपकी फ्री स्पेस में ट्रैवल करती हैं, ठीक है जी। और अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, तो यहाँ पर इनका एक स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, इसमें ना बहुत सारी वेव्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि किसी का कितना कितना फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा आपसे पूछी जाएगी, आपने सुना होगा एक गामा रेस के बारे में, एक होती है गामा रेस, इनके बारे में आपने शायद सुना होगा कभी। तो ये गामा रेज जो होती है ना, ये इनके क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गामा रेज होती हैं ये किस लिए यूज होती हैं। जिन्होंने कभी जनरल साइंस नहीं पढ़ी वो सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, गामा रेज होती हैं, और ये आपकी जो रेज होती हैं ना, ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है जी। सिर्फ इतना जान लीजिए, एक बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होती है। इवनली कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी गामा रेज को यूज़ करते हैं, और इवनली अगर हम बात करते हैं ट्यूमर वगैरह हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, इनको भी ठीक करने के लिए गामा रेज को यूज़ किया जाता है, ओके। एक होती है आपकी एक्स रेज।
एक्सरेज क्या होती हैं, ये आपकी रॉन्गटन के द्वारा, ये पूछा जाता है कि किनके द्वारा जो है आपकी डिस्कवर की गई, तो आपको पता होना चाहिए ये इसके साइंटिस्ट थे रॉन्गटन, इन्होंने डिस्कवर की थी। ये आपकी एक तरीके से डिजीज़, जितने भी स्टोन्स वगैरह बॉडी में होते हैं, एक्सरे होता है ना आपका, एक्सरे होता है, वो एक्सरे, ये वही एक्सरेज हैं, तो स्टोन्स वगैरह हो गए उनके लिए यूज़ होती हैं। याद रखना कि एक्सरेज को कभी भी हम स्टमक का ट्रीटमेंट करवाने के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि स्टमक में जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं, सारा जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इतना क्लियरली विजिबल नहीं हो पाता एक्सरेज, तो ज़्यादातर हड्डियों वगैरह या ऑर्गन्स को देखने के लिए ही एक्सरेज का यूज़ किया जाता है। देन अभी आपने मुझसे कौन सी पढ़ी, अल्ट्रा वायलेट रेज पढ़ी। अल्ट्रा वायलेट रेज में मैंने अभी आपको बताया कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं आपकी, अगेन अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो आपकी अंदर बॉडी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो यूज़ होते हैं अलग अलग तरीके से देखने के लिए, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये भी एक तरीके के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके लिए यूज होती हैं। उसके बाद आपने एक तरीके से इंफ्रारेड रेज पढ़ी। इंफ्रारेड रेज कौन सी होती हैं, जिनका जो फ्रिक्वेंसी होता है आपको पता होगा, हमने अभी किया है, राइट। ये सैटेलाइट पर्पस के लिए यूज़ होती है। एक आपने देखा होगा रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स कौन सी होती हैं, रेडियो वेव्स वो होती हैं जो आपका रेडियो यूज़ करता है, ये जनरली टीवी या ट्रांसमीटर के लिए यूज़ होती हैं। तो इनका ना आपको जस्ट ऐसे एप्लीकेशन पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ना एक्चुअली एग्जाम में ना ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा है। तो जो नॉन साइंस बैकग्राउंड होते हैं या जिनको थोड़ा बहुत पता होता है वो इन क्वेश्चंस को ना अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना उनको अटेम्प्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट। सो ये आपका जो चैप्टर था, देखो कितना मज़ेदार चैप्टर था, जिसमें हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ी, राइट। हमने वेव्स के बारे में जाना, और हमने जो है आपके साउंड के बारे में जाना। इवनली मैंने आपको साउंड की सारी एप्लीकेशंस के बारे में भी बताया। ऐसे आपको जो है क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बताने की कोशिश की है कि जैसे जैसे जो क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कौन से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाना चाहूँगी, इसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा और आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हैंडल हो जाएंगे। लेट्स चेक कि हमने क्या पढ़ा। देखो सबसे पहले अगर आप एक क्वेश्चन देखते हो, कहता है कि व्हेन अ वेव, ठीक है, एक वेव है जो गोज़ करती है एक मीडियम से, ठीक है, फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, ठीक है, तो उसकी चीज़ में क्या चीज़ में चेंज आएगा। सपोज करो कि उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। आपको वेलोसिटी का मतलब पता है, स्पीड होता है, फ्रीक्वेंसी का आपको पता है नंबर ऑफ वेव्स होती हैं पर सेकेंड। उसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा, एम्पलीट्यूड आपको पता है, मैंने बताया हुआ है, दैट हाइट, ठीक है, या उसकी वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी के जो दो वेव्स के बीच में डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब आप सोचो कि अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जा रही है तो क्या चेंज होगा। सबसे पहले कौन सा मीडियम है हमें नहीं पता, हो सकता है कि लिक्विड हो, तो लिक्विड में वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, तो बिल्कुल चेंज हो सकता है। अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी अगर आपकी यहाँ पर अगर आप देखोगे चेंज होगी तो यहाँ पर वेवलेंथ चेंज होगी ही होगी। एम्पलीट्यूड नहीं निर्भर करता, क्योंकि एम्पलीट्यूड आपका कितना लाउडनेस है उसके ऊपर निर्भर करेगा। समझ रहे हो। देखो ये आपको ऐसे कॉन्सेप्ट लगाने सीखने, ये भी हम सीखेंगे जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। आई विल गिव यू ऑल क्वेश्चंस, लाइक आपके लिए केक वॉक होगी जनरल साइंस। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अच्छा लगे आपको लाइक ज़रूर करना और मुझे बताना अगर कोई दिक्कत हो तो। मेरी ईमेल आईडी है yashika tandon19, राइट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।